लोग को स्टार्ट करना है। नया टॉपिक शुरू करते हैं मैथ्स में, नया चैप्टर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम लोग को जानना है कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। हम लोग क्लास 7 में सबसे पहली बार इसके बारे में पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहते थे जिसका वेरिएबल का डिग्री 1 हो। अभी हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट किए हैं, तो उसमें हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे। बस लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता था बस उसी में इक्वल्स टू 0 कर दीजिए तो बस वो एक लीनियर इक्वेशन बन गया। यहाँ पर है लीनियर इक्वेशंस, मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन रहेगा और वो भी कितने वेरिएबल्स में होंगे, तो 2 वेरिएबल्स में। मतलब क्लास 7 में जो हम लोग पढ़ के आए हैं वो था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था उसमें। यहाँ पर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल में। एक वेरिएबल x हो सकता है, दूसरा वेरिएबल y हो सकता है। तो अगर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म देखा जाए कि क्या इसका जनरल फॉर्म होगा, लेट्स फाइंड इट्स जनरल फॉर्म। तो इसका जनरल फॉर्म में एक तो x वाला टर्म होना चाहिए, एक तो y वाला टर्म होना चाहिए। ये तो श्योर है कि एक x वाला टर्म हो, एक y वाला टर्म हो, तभी तो 2 वेरिएबल होगा। और हाईएस्ट पावर कितना रहना चाहिए, तो 1 ही रहना चाहिए। यानी कि स्क्वायर नहीं होना चाहिए x का, क्यूब नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक टर्म ऐसा हो जो बिना x वाला हो, बिना y वाला हो और इक्वल्स टू में रहेगा 0। ये तो हो गया एक इक्वेशन। एक और इक्वेशन भी ऐसा ही होगा जिसमें x वाला टर्म हो, y वाला टर्म हो और हो सकता है कि एक बिना x y वाला टर्म हो और इक्वल्स टू में 0। इसके आगे कोई नंबर लगा हुआ हो सकता है, 5x + 7y + 8 ऐसे हो सकता है, 10x + 9y + 6 इक्वल्स टू 0 ऐसे हो सकता है। तो नंबर क्या होगा जो x और y का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, वी डोंट नो। तो हम लोग क्या करते थे, पॉलिनोमियल वाला जब पढ़ रहे थे चैप्टर, तो उसमें हम लोग इसको a b c ऐसे करके मान लेते थे। इसको मान लिए सपोज a, इसको मान लिए b और इसको मान लेते थे c। बट द प्रॉब्लम इज कि एक और इक्वेशन है यहाँ पर, इसको क्या माने। तब हम लोग क्या किए कि एक आइडिया लगाए कि जैसे क्लास में एक ही नाम का 2 बच्चा होता था तो फर्स्ट सेकंड कर लेते थे, तो यहाँ पर भी कर ले रहे हैं। इसको मान ले रहे हैं जो पहला इक्वेशन है हमारा, इसमें जो कोफिशिएंट था इसमें सबको 1 मान ले रहे हैं। इसका नाम रहेगा a1, इसका नाम रहेगा b1 और इसका रहेगा c1। उसी प्रकार से इसका रहेगा a2, इसका रहेगा b2 और इसका रहेगा c2। यू कैन आस्क कि सर ए बी सी डी ई एफ नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स बिहार बोर्ड का बुक या दूसरे अदर पब्लिकेशंस के बुक देखिएगा एनसीईआरटी को छोड़ करके, तो उसमें इसी तरह से पढ़ाया जाता है। उसमें जो पढ़ने के लिए आपको मिलेगा उसमें मिलेगा जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा, ई होगा और एफ होगा। लेकिन हम लोग को जो सीबीएसई बोर्ड में बुक्स में जो हम लोग को पढ़ने हैं वो पढ़ना इसी फॉर्म में, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। दोनों ही सही है, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन हम लोग को जनरली यही पढ़ना है तो हम लोग यही प्रेफर करते हैं। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट होना चाहिए जी, वो बात क्या है कि कभी भी a1 का वैल्यू या b1 का वैल्यू या a2 का वैल्यू या b2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a1 का वैल्यू सपोज 0 हो गया तो a1 इंटू एक्स मतलब 0 इंटू एक्स 0, मतलब इसमें x वाला वेरिएबल तो गायब हो जाएगा ना। अगर b1 का वैल्यू 0 हो गया तो b1 इंटू वाई 0,
तो y वाला वेरिएबल ही नहीं रहेगा, तो फिर दो वेरिएबल्स रह ही नहीं पाएंगे। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि a1 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, b1 का भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, a2 का भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, और b2 का भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। इन सब का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। c1 और c2 अगर 0 हो जाए तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो फिर भी रहेगा, और दो वेरिएबल तो फिर भी रहेगा x और y। तो कभी अगर कांस्टेंट टर्म ना भी रहे, सिर्फ इतना रहे 5x + 7y = 0, तो भी चलेगा। c1 और c2 अगर 0 हो जाए तो कोई बात नहीं है, फिर भी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे। बट a1 b1 a2 b2 ये कभी 0 हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो नहीं रह पाएगा। इसका जो पहला एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है, उसमें ग्राफ वाला पढ़ना है, जो 3A पढ़ना है हम लोग को। ग्राफ पेज अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम ग्राफ पेज आज पढ़ा लेते हैं। ग्राफ पेज के लिए हमको ग्राफ पढ़ाने के लिए ग्राफ पेज का जरूरत होगा, पेंसिल वगैरह अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ग्राफ वाला हम लोग एक्सरसाइज स्किप करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज। हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। ग्राफ वाला का कुछ पार्ट हम बता देंगे। ग्राफ बस रिप्रेजेंट करना बस आपको खुद से सीख लेना होगा, या बाद में हल्का फुल्का सिखा ही देंगे हम। तो इसमें कुछ टॉपिक को इसमें से हटाया भी गया है इस बार। इसमें बहुत सारा मेथड पढ़ना था, जिसमें सबसे पहला मेथड है सॉल्यूशन का, वो है ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। और चौथा एक लास्ट मेथड पढ़ना था हम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसमें से जो एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हटा दिया गया है इस साल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है अब हम लोग को नहीं पढ़ना है। बाकी तीन हम लोग को पढ़ने हैं, ग्राफिकल भी पढ़ना है हम लोग को। तो कुछ बातें जरा समझिएगा जो ग्राफिकल मेथड पढ़ते वक्त आपको शायद काम देगा। वो ये है कि जो इक्वेशंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि अ पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होंगे वो तीन फॉर्म में हो सकते हैं। थ्री टाइप्स के हो सकते हैं इक्वेशंस। थ्री टाइप्स कौन कौन से होंगे जरा ये सुन लीजिए। थ्री टाइप्स में जो सबसे पहला टाइप आएगा वो होगा जिसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। जिसका जो ग्राफ होगा, जिसका ग्राफ कैसा बनने वाला होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब कि दो लाइन रहेगा और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। एक पहले इक्वेशन का ग्राफ, एक दूसरे इक्वेशन का ग्राफ, और दोनों लाइन जो है एक दूसरे को ऐसे कहीं ना कहीं जा करके इंटरसेक्ट करेगा। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पर एक वैल्यू एक्स एक्सिस तक आएगा, दूसरा वैल्यू वाई एक्सिस तक जाएगा। जो एक्स एक्सिस तक वैल्यू आएगा वो एक्स का आंसर हो जाएगा, जो वाई एक्सिस तक वैल्यू जाएगा वो वाई का आंसर हो जाएगा। मतलब कि जब भी किसी इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बने तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक कहने का मतलब होता है जो दुनिया में एकमात्र हो, एक ही हो, जिसके जैसा और कोई नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मेरा नेटवर्क सही है, आप लोग अपना देख लीजिए, यहाँ से क्लियर जा रहा है। आज मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बात इसमें याद रखना है कि ये इक्वेशन जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस का कब बनेगा, ये सिचुएशन तब आएगा जब जो x और y का कोफिशिएंट्स था उसका रेशियो सेम नहीं होगा। मतलब कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2,
कभी A1/A2 का अगर हम रेशियो निकालें और B1/B2 का रेशियो निकालें और दोनों रेशियो कभी अगर इक्वल नहीं आएगा, तब समझ जाइएगा कि उसका जो आंसर कितना ठो आएगा। तो एक आंसर आएगा, एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और अगर हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ होगा वो दोनों ग्राफ अलग अलग बिल्कुल होगा, तो दोनों कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, यानी कि ग्राफ का जो लाइंस होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। ऐसा कब होगा? तो जब A1/A2 और B1/B2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा। इक्वल लिख के ऐसे काट दिए हैं, इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू लिखा हुआ है, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये पहला सिचुएशन है, पहला टाइप का होगा। दूसरा सिचुएशन या दूसरा टाइप कब हो सकता है? सेकेंड टाइप इसमें होगा कि जब जो ग्राफ बने, ग्राफ का जो लाइन बने वो कॉन्साइडिंग लाइंस बने, कोइंसिडेंट लाइंस बने। कोइंसिडेंट या कॉन्साइडिंग लाइन किसको बोलते हैं? जो एक ही पे एक रहे। कोइंसिडेंट या इसी को बोला गया है ओवरलैपिंग, या इसी को बोला गया है सुपरपोजिंग। तीन वर्ड आपको जानने थे। मतलब इसका क्या हुआ कि एक लाइन है, सपोज दिस इज द लाइन ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का लाइन है इक्वेशन का, ये पहले इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन का जो ग्राफ बना वो भी यहीं पर बना, बस इसी पे आ गया। दोनों इक्वेशन एक ही के ऊपर एक आ गए, तब हम लोग कहेंगे कि एक दूसरे को पूरी तरह ढांक लिए हैं, ओवरलैप कर लिए हैं, कंसाइड कर लिए हैं, सुपरपोज कर लिए हैं। तब ग्राफ को कहा जाता है कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग या सुपरपोजिंग लाइंस का ग्राफ। ऐसा अगर हो गया तब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे जी? तो ऐसा कौन से सिचुएशन में होगा जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का रेशियो इक्वल होगा। जितना रेशियो होगा A1/A2 का वही होगा B1/B2 का, वही होगा C1/C2 का। कहने का एक मतलब यहाँ पर समझिएगा कि अगर मान लेते हैं हम इक्वेशन एक लेते हैं 2x - 3y + 4 = 0, सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं। और अगर हम इसी इक्वेशन में पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 2 3 जा 6x - 3 3 जा 9y + 4 3 जा 12 = 0 3 जा 0। कहने को तो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन पहला, एक इक्वेशन दूसरा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बस इसी पहला इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो दूसरा इक्वेशन बन गया है। तो अगर हम रेशियो निकाले A1/A2 का तो 2/6 कट के आएगा 1/3, B1/B2 का तो -3/-9 कट के आएगा 1/3, C1/C2 का 4/12 1/3। रेशियो सेम आएगा, यानी कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो सेम कब आता है? जब दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं हो, दोनों एक ही इक्वेशन हो। बस एक ही इक्वेशन में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे जिसकी वजह से दूसरा इक्वेशन मिल जा रहा है। तो अगर हम चाहें तो इससे फिर तो यही इक्वेशन निकाल ही सकते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है, अगर हम इसमें से 3 कॉमन कर लें तो ये भी बन जाएगा फिर से 2x - 3y + 4, और 3 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो 0/3 का खत्म हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब है कि दूसरा इक्वेशन नहीं हुआ कुछ, ये तो पहला ही इक्वेशन हुआ ना। यानी कि ऐसा तब होता है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर तीनों इक्वल हो जाए, इसका मतलब हुआ कि आपको दो इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, एक्चुअली में आपको एक ही इक्वेशन दिया हुआ है। एक ही इक्वेशन में कोई दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन लाया गया होगा। और अगर ऐसा है कि एक ही इक्वेशन आपको दे दिया गया है
तब आप क्लास 9th में सीखे थे, क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ पढ़ना था आपको। इफ यू रिमेम्बर कि हम लोग वहाँ ग्राफ सीखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो उसमें सिखाया गया था कि अगर कभी एक ही इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो दो वेरिएबल का, सिर्फ एक, तो उसका कितना आंसर आएगा? तो जितना चाहे उतना आंसर आएगा। x के हर एक वैल्यू के लिए y का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 2 मान लेते हैं तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू 0 मानेंगे तो भी y का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे बॉक्स बना के हम लोग निकालते थे सारा वैल्यू, अगर आपको याद आ रहा है तो x के हर एक वैल्यू के लिए y का कुछ वैल्यू हो जाता था, y के हर एक वैल्यू के लिए x का कुछ वैल्यू हो जाता था। तो उसका कितना आंसर आएगा? तो उसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा उसको कहा गया है कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। वो बहुत सारे आंसर इसके होंगे, इतने आंसर्स होंगे कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। आप जो आंसर मान लीजिएगा x का वही हो जाएगा, बस y का उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल देना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर दिखाते हैं, आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगा, अभी थोड़ा सा सीखिएगा। तो जैसे अगर हम मान लें इसी पहले इक्वेशन में कि इफ x इक्वल्स टू 2, हम ऐसे रैंडम मान लिए, आप 1 मान सकते थे, 3 मान सकते थे, ऐसे कुछ भी मान लिए। तो अगर x का वैल्यू 2 मान लिए तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। करके देखिए, 2 2 जा 4 माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल, सॉरी 4 प्लस 4 है, कैंसिल नहीं, 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 3y, y का वैल्यू आ गया 8/3। तो जब हम x का वैल्यू 2 ले लिए तो y का वैल्यू आ गया 8/3। और अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन में भी इस वैल्यू को पुट करेंगे ना तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से निकाले इसे रैंडम, कुछ भी मान लिए थे, देखिए पुट करके दिखाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन था 6x, यानी कि 6 इंटू 2 प्लस सॉरी माइनस 9y, यानी कि माइनस 9 इंटू 8/3 प्लस 12। देखिएगा इस पूरे को सोल्व करेंगे तो 0 आना चाहिए। 3 से 3 टाइम्स तो हो गया 6 2 जा 12 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 12, 12 प्लस 12 24 और माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यानी कि हम रैंडम कोई वैल्यू ऐसी माने, इसका आंसर ऐसी मान लिए कि x समझ 2 रहेगा, आप 3 मान सकते थे, 4 कुछ भी मान लेते हैं। तो उस वैल्यू को कुछ भी मान लिए, y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लिए, सही आंसर एक आ गया। ऐसा उसमें नहीं होता, जो यूनिक सॉल्यूशन था उसमें ऐसा नहीं होता कि x का इसी कुछ ही वैल्यू मान लेते हैं, y का वैल्यू निकाल कर सेटिस्फाई कर लेते हैं, नहीं। ऐसा कब होगा? तो जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला इक्वेशन रहेगा। कब? तो जब ग्राफ उसका कोइंसिडेंट लाइन का रहे, ओवरलैपिंग लाइन का रहे, सुपरपोजिंग लाइन का रहे, मतलब एक के ऊपर एक रहे, एक दूसरे को ढक ले, वैसा रहेगा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है। और वैसा कब होगा? वैसा तब होगा जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो इक्वल होगा, तीनों सेम होगा। और तीनों जब सेम हो रहा है इसका मतलब है कि दो अलग अलग इक्वेशंस नहीं है, वो बस दिख रहे हैं दो अलग अलग इक्वेशंस, एक्चुअली में वो सिर्फ एक ही इक्वेशन है। ये था दूसरा टाइप इक्वेशन का। तीसरा टाइप जो हम लोग को पढ़ना है वो होता है कि जब जो ग्राफ हमारा रहेगा इक्वेशन का वो कैसा होगा? तो पैरेलल लाइंस होगा। सबसे पहला हम लोग पढ़े थे इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा हम लोग पढ़े थे सुपरपोजिंग लाइंस, मतलब एक ही के ऊपर एक रहे, या ओवरलैपिंग लाइंस। तीसरा हम लोग को पढ़ना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी कि वैसे लाइंस का ग्राफ बन जाए जो कभी आपस में नहीं मिलते हों। पैरेलल लाइंस उसी को तो बोलते थे, पैरेलल लाइंस कहते थे वैसे लाइंस को जो कभी आपस में नहीं मिलते हैं।
तो हम लोग पहला वाला टाइप में देखें कि इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बना, एक पॉइंट पे कट किया तो एक ठो आंसर आया। दूसरा वाला में देखें कि ओवरलैपिंग लाइंस का ग्राफ बना। ओवरलैपिंग लाइन मतलब एक ही के ऊपर एक है, दोनों लाइन एक ही के ऊपर है एक, तो मतलब हर एक पॉइंट पे दोनों मिल गया होगा, सब जगह मिला होगा। जब दो लाइन एक ही के ऊपर एक है तो हम पूछे कितना जगह पे मिल रहा है, तो हर एक पॉइंट पे मिल जा रहा है। जितना बार आप सोच लीजिए, लाखों करोड़ों अरबों बार, इनफाइनाइट टाइम्स, तो हर पॉइंट पे मिल रहा है, तो उसका जितना चाहे उतना आंसर। इन द सेम वे अगर हम बोलें कि अगर तीसरा जो ग्राफ है वो है पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइन कितनी जगह मिलता है, तो एक भी जगह नहीं मिलता है। तो अगर हम पूछें कि इसका कितना ठो आंसर आएगा, ऑफ कोर्स एक भी आंसर नहीं आएगा। यानी कि अगर कभी पैरेलल लाइन बन गया तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कितना ठो होगा, तो इसको कहा जाता है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। यानी कि अगर कभी ऐसा इक्वेशन पैरेलल लाइन वाला मिला आपको, तो आप इस तरह के इक्वेशन को किसी भी मेथड से, आपको जो अलग अलग मेथड इस चैप्टर में पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इस साल सिलेबस से बाहर किया गया है कोरोना की वजह से, तो इस बार हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो बाकी जो भी मेथड है, किसी मेथड से इसका कोई आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि नो सॉल्यूशन वाला है। और नो सॉल्यूशन वाला है तो इसका क्या पहचान रहेगा, कैसे पहचानेंगे इसको, तो इसका पहचान रहेगा कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। मतलब कि पहला दोनों वेरिएबल वाला जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, वेरिएबल का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा, a1/a2 और b1/b2 का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, लेकिन उसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो, जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो है, c1/c2 का रेशियो है, उसके बराबर नहीं होगा। तब आपको समझ जाना होगा कि ऐसे इक्वेशन का कोई आंसर नहीं आने वाला है। इसका ग्राफ भी जो बनेगा वो नो सॉल्यूशन वाला ग्राफ बनेगा, पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा। और पैरेलल लाइन कभी मिलता नहीं है जी, और पैरेलल लाइन जब मिलता नहीं है तो इसका आंसर कितना ठो, तो एक भी नहीं। तो ये तीन तरह के आ सकते हैं आपको बनाने के लिए ग्राफ वाला में। और ग्राफ इसके अलावा भी हम लोग एक दिन पढ़ेंगे, ग्राफ को भी अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको ग्राफ पढ़ा देंगे। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कोई मेथड सीख लेते हैं। इसमें से एक दो मेथड तो आप अक्सर यूज करते आए हैं, बस उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना है। तो हम लोग सबसे पहला मेथड शुरू कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि अगर हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना होगा कोई इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन को, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस वर्ड को जानिएगा, सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है। वर्ड जो सब्स्टिट्यूट है, इसका मतलब ही होता है कि अगर जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए, तो आपके क्लास में कभी कभी टीचर्स एब्सेंट होते थे, लीजर पीरियड होता था, तो कोई दूसरा टीचर आ जाता था क्लास में उनके बदले में, तब हम लोग बोलते थे कि सब्स्टिट्यूशन में आए हैं। तो मतलब एक को रिप्लेस कर देना दूसरे से, वही तो सब्स्टिट्यूशन होता है। हम लोग साइंस में भी जब कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, तो उसमें भी एक ही मिलेगा हमको। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं, वैसे ही एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना होगा। वहां पर भी सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होगा कि एक को रिप्लेस कर देना दूसरे के द्वारा। तो यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास बुक का आपका तो क्वेश्चन है नहीं, हम रैंडम कोई क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिए दो इक्वेशन कि 2x + 3y = 12 और x - y - 1 = 0। हम ऐसा ले लिए, दो इक्वेशन ले लिए हैं और हमको इसको सोल्व करना है कौन से मेथड से। वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशंस सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आते हैं जरा सॉल्यूशन में।
आपको किसी एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, किसी एक को इक्वेशन सेकंड मान लेना है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। करना क्या है आपको, तो किसी एक में से, या तो इक्वेशन फर्स्ट में से या तो इक्वेशन सेकंड में से किसी एक का, कोई एक वेरिएबल का, या तो x का या तो y का वैल्यू निकालना है और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। यानी कि पहले इक्वेशन से अगर हम x या y का वैल्यू निकालते हैं तो दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, और दूसरे इक्वेशन से अगर x या y का वैल्यू निकालते हैं तो पहले इक्वेशन में पुट करेंगे। अभी अगर हम इस पार्टिकुलर क्वेश्चन पे आए तो कौन सा इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालना आसान होगा, तो सेकंड इक्वेशन से। ऐसा इसलिए क्योंकि x के आगे या y के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, कोई नंबर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर 2 या 3 है, तो जो है फ्रैक्शन में चला जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो ज्यादा आसान पड़ेगा हम लोग को इक्वेशन सेकंड से। तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से आ रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को फिर से उतारते हैं। इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं या y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आसान कौन पड़ेगा अभी, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो y दूसरी तरफ जाएगा RHS में, y था माइनस में, y हो जाएगा प्लस में। 1 भी दूसरी तरफ जाएगा, इधर है माइनस में, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। यानी कि x का एक वैल्यू निकालें, वो है y प्लस 1। कौन से इक्वेशन से, तो सेकंड इक्वेशन से। अब इसको हम पुट किस में कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में, तो बस हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा, वही सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि ऑन पुटिंग, पुट करने पर, क्या पुट करने पर, तो द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पुट करने पर, किसका वैल्यू, तो x कितना, तो इक्वल्स टू y प्लस 1। कहाँ पर पुट करने पर, तो इन इक्वेशन फर्स्ट। on putting the value of x equals to y plus 1 in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम x का वैल्यू कितना पुट कर दें, तो y प्लस 1 पुट कर दें, तब क्या होगा देखते हैं। तो पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट उतार ले रहे हैं जी। इक्वेशन फर्स्ट था हमारा कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। हमको x का वैल्यू कितना पुट करना है, तो y प्लस 1 पुट करना है। यानी कि लिख सकते हैं कि 2 इंटू, x के जगह पर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कितना, तो y प्लस 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई 2y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अभी देखिए तो इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन हमको दिख रहा है अभी, और वेरिएबल कितना ठो है, एक ही ठो, सिर्फ y है। हम लोग 7th क्लास में ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही इक्वेशन रहता था, एक ही वेरिएबल रहता था। कभी अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल से सोल्व हो, एक वेरिएबल है अगर तो एक इक्वेशन में सोल्व हो जाएगा। दो अगर वेरिएबल्स हैं तो हमको सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होता है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किए हैं कि दो इक्वेशन से एक इक्वेशन ला लिए और दो वेरिएबल से भी एक वेरिएबल ला लिए। अभी सिर्फ एक ही वेरिएबल है y और एक ही इक्वेशन भी है, फर्स्ट इक्वेशन का ही पार्ट है। अब सोल्व हो जाएगा। तब कर लीजिए, y को ऐड करते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, 2y प्लस 3y इक्वल्स टू हो गया 5y। इधर है प्लस 2, उधर जाएगा -2, तो हो जाएगा 12 माइनस 2 बोले तो 10। यानी कि y का वैल्यू हो गया 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यानी कि y का वैल्यू हमको मिल गया 2।
अब अगर y का वैल्यू हमको पता चल गया तो अब बचा किसका वैल्यू निकालने के लिए, तो x का जो वैल्यू हम लोग पहले इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से किए थे वो था x इक्वल्स टू वाई प्लस वन, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा, तो y में जब एक ऐड कर दीजिएगा वही x का वैल्यू होगा। यानी कि अगर y का वैल्यू आया 2 तो हेंस में लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू कितना, तो हम लोग पढ़े कि y प्लस वन, यानी कि x इक्वल्स टू y का वैल्यू 2 तो 2 प्लस वन बोले तो 3। तो हेंस में आपको फाइनल आंसर लिख देना चाहिए जब भी आप ऐसे इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, तो कि हमारा x का वैल्यू आया है कितना, तो 3 और y का वैल्यू आया है 2। इसको बस हाईलाइट कर दीजिए एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस वाज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड का, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप लेते हैं हम लोग, जिसमें जो क्वेश्चन हो जिसका क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ऐसा तो कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा हमको, एक बुक है रैंडम मेरे पास, तो करते हैं देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में। 3x माइनस 4y प्लस 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और है कि 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। हमको करना है इसको सोल्व, कौन से मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेट्स डू इट, सॉल्व करते हैं जी। देखिएगा इस बार जो है दोनों इक्वेशन हम जानबूझ करके वैसा लिए हैं जो थोड़ा सा मुश्किल रहे। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। दोनों ही इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि x और y कोफिशिएंट के साथ आया है, तो कोई एक इक्वेशन से हम x या y किसी एक का वैल्यू निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। आते हैं सॉल्यूशन में, जरा हम लोग चल रहे हैं सपोज इस बार फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को उतार लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। किसका वैल्यू निकालना पसंद कीजिएगा, x का कि y का। x का वैल्यू निकालिएगा y के टर्म में तो पहले y का आंसर आएगा, y का वैल्यू निकालिएगा x के टर्म में तो पहले x का आंसर आएगा। इस बार चलिए सपोज हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं x के टर्म में, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको अकेले करना होता है और प्लस में रखना होता है। y देखिए तो जरा इधर प्लस में है क्या, तो नहीं, -4y है। तो y वाले टर्म को प्लस में ले जाने के लिए दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इधर बच गया कौन, तो इधर बच गया 3x प्लस 3 इक्वल्स टू, इधर था -4y, दूसरी तरफ गया तो बन गया प्लस में 4y। और अब हमको वैल्यू सिर्फ चाहिए y का, तो y को इधर रखते हैं और बाकी 4 को इधर लेके आते हैं। तो 4 इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 3x प्लस 3 और बाय 4, यानी कि जो y का वैल्यू आया है वो हमारा फ्रैक्शन में आया है। लास्ट क्वेश्चन बताते वक्त हम बताए थे आपको कि अगर कोफिशिएंट वाला वैल्यू लीजिएगा तो फ्रैक्शन में जाएगा वो। थोड़ा सा आपको बनाते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, कोई टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी है। देखते हैं, तो अब हम लोग इस वैल्यू को पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहे हैं, यानी कि लैंग्वेज में बस लिख देंगे
कि ऑन पुटिंग, पुट करने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना, तो 3x प्लस 3/4, इतना वैल्यू y का निकाले हैं हम। इस वैल्यू को बस पुट कर देना है किस में, तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। अगर वैल्यू को पुट कीजिएगा तो हमारा इक्वेशन सेकंड उतारना पड़ेगा। इक्वेशन सेकंड है 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करते हैं जी जरा। तो क्वेश्चन में है 3x, तो 3x का 3x प्लस 4y यानी कि 4 इंटू y के जगह पर कितना, तो 3x प्लस 3/4 और माइनस, किसी का माइक कौन है, माइक कौन है, माइक ऑफ करो। -21 कैसे होगा, क्वेश्चन था भाई। 3x प्लस 4y माइनस 21, नींद से जागो और पढ़ाई करो। इक्वेशन जो हमारा सेकंड था, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालें, 3x प्लस 3/4 y का वैल्यू आया, ये फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन था हमारा 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो सेकंड इक्वेशन को बस उतारे हैं यहाँ पर कि 3x प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 4 इंटू y का वैल्यू, तो 3x प्लस 3/4 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 3x, अच्छा देखिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा प्लस 3x प्लस 3 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के आगे प्लस था तो प्लस के बाद तो साइन चेंज होता नहीं है। देखिए फिर से वैसा ही एक सिचुएशन आ गया आपके सामने कि एक वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है। यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है x, हम लोग y को हटा चुके हैं। तो एक वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल से एक इक्वेशन बड़ा आसानी से सोल्व हो जाता है। तो करिए, 3x प्लस 3x मिल के हो गया 6x, 6x प्लस 3 और माइनस 21, तो 3 माइनस 21 हो जाएगा -18 LHS में। RHS में जाएगा तो हो जाएगा +18। 6 से 18 जो है कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। अब x निकल गया, y का वैल्यू कितना था, तो 3x प्लस 3/4। नाउ y इक्वल्स टू अगर हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3x प्लस 3/4, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 3, x का वैल्यू 3 पुट कर दिए और प्लस 3 और बाई 4। ऐसे जब भी आप सोल्व करते हैं तो कभी कभी आपको क्या होता है कि पहले ऐड कर लेते हैं 3 और 3 प्लस 3 ऐड कर लीजिएगा, 6 इंटू 3 करके 18 कर दीजिएगा। ऐसा ना किया कीजिए, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फॉलो द रूल्स ऑफ बर्ड मास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we do the process of multiplication and after that addition or subtraction. So first of all we will multiply the two terms, 3 multiplied by 3 gives the result 9, 9 plus 3 12। पहले मल्टीप्लाई किए हैं 9 और तब ऐड करेंगे, इन्हें कि पहले ऐड कर लीजिएगा फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, गलत हो जाएगा। और बाई 4, 9 प्लस 3 हो गया 12, 12/4 यानी कि कैंसिल होके आ गया 3। कहने का मतलब कि y का भी वैल्यू आया कितना, तो 3। हेंस में बस फाइनल आंसर लिख देना है कि हेंस x का वैल्यू आया 3 और y का भी जो वैल्यू आया वो भी आया कितना, तो 3, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से जो मेथड हम लोग पढ़े यही था हमारा कौन सा मेथड, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। अगला जो हम लोग को मेथड सीखना है वो सीखना है एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन वर्ड शायद आप सुने होंगे, कोई लाइव शो टीवी वगैरह पे आता है, झलक दिखला जा, डांस इंडिया डांस टाइप, तो उसमें देखे होंगे एक होता है एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन राउंड में क्या होता है कि एलिमिनेशन राउंड में जो भी कंटेस्टेंट है वो परफॉर्म सही से नहीं कर पाया तो उसको बाहर हटा दिया जाता है शो से सीधा सीधा, मतलब उसको भगा दिया जाता है जी, हटा दिया जाता है। एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना, हटा देना, वही तो है एलिमिनेशन। मतलब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले टाइप के क्वेश्चन में हम लोग किसी एक को, या तो एक्स को या तो वाई को, दोनों में से किसी एक को हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं, एलिमिनेट कर देंगे। तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोल्व करने के लिए। रैंडम कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, और एक और इक्वेशन है कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर ध्यान से इसको समझिएगा, आते हैं सॉल्यूशन में। एलिमिनेट करने के लिए एक दूसरे को, या तो x को एलिमिनेट कीजिएगा या तो y को एलिमिनेट कीजिएगा। तो एलिमिनेशन के लिए जरूरी है कोफिशिएंट्स का इक्वल होना और साइन का अलग अलग रहना, डिफरेंट होना। यानी कि अगर हम x को हटाना चाहें तो यहाँ पर पहले वाले में x का कोफिशिएंट है 8, दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट है 3। ये दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों सेम रहना चाहिए था, चाहे जितना रहे। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहें तो इसमें y का कोफिशिएंट है 5 और y का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में 2, सेम होना चाहिए था। और दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए था, क्योंकि दोनों सेम साइन रहेगा तब तो ऐड हो जाएगा ना, डिफरेंट साइन रहेगा तभी ना सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होके ही तो एलिमिनेट होता है कोई चीज। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो होगा कि सबसे पहला काम कि हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें, यानी कि या तो x के कोफिशिएंट को या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाएं। इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि देख लीजिए कि अगर कोई किसी का मल्टीपल या फैक्टर नहीं है, देखिए तो 8 और 3 का कोई मल्टीपल फैक्टर कोई किसी का है क्या, तो नहीं। मान लीजिए यहाँ 8 और यहाँ 2 रहता तो हम सिर्फ 2 वाले में कर लेते 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 8 बन जाता अगर 2 इसका 8 का फैक्टर होता तो। लेकिन 8 के टेबल में, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। ऐसा इक्वेशन आपको मिले, ऐसा सिचुएशन मिले आपको कि जब कभी फैक्टर मल्टीपल का केस नहीं हो कोफिशिएंट्स का आपस में, इसका इसका नहीं देखिएगा कि यहाँ 2 है यहाँ 8 है, नहीं, x x वाले का या तो y y वाले का। तब क्या एक ही तरीका है हमारे पास कि जिसको आपको इक्वल करना है, या तो x को या तो y को। तो अगर आप y को इक्वल करना चाहते हैं तो 5 वाले में इसके कोफिशिएंट में इसके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि पहले इक्वेशन में दूसरे वाले के कोफिशिएंट से और दूसरे इक्वेशन में पहले वाले के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर y वाला आसान पड़ेगा हमको, 8 वाला ज्यादा बड़ा मल्टीप्लीकेशन होगा, y वाला थोड़ा छोटा होगा। तो अगर हम इसको मान लिए अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लिए अपना इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हो गया कि हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में जो y का कोफिशिएंट था यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से। क्यों? क्योंकि इसका 5 2 जा मिलके हो जाएगा 10, और इक्वेशन सेकंड में है 2 y का कोफिशिएंट, तो इसमें इसके कोफिशिएंट से यानी कि फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि कितना से, तो 5 से। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे जी कि ऑन मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाई करने पर, किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, एंड इक्वेशन सेकेंड, जो इक्वेशन सेकेंड है उसको कितना से मल्टीप्लाई करने पर, तो इक्वेशन सेकेंड बाय 5, एंड देन, इसके बाद का हिसाब किताब जरा सुनिएगा कि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी 5 2 जा 10, ये भी 2 5 जा 10, y का कोफिशिएंट तो इक्वल हो जाए, x का हो या नहीं हो, एक का हो जाएगा y का। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो ही सिचुएशन होगा। इसके लिए आपको क्या देखना होगा कि पहले से क्या दोनों का साइन सेम है क्या, तो देखिए तो y वाला टर्म यहाँ पर प्लस है, y वाला टर्म प्लस है, दोनों में तो साइन सेम है, तो कैसे कटेगा, सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा ना, तब आपको साइन को अलग करना पड़ेगा। और साइन अलग, साइन चेंज किसमें होता है, एडिशन में कि सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, यानी कि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले ही से साइन अगर अलग रहता, ये रहता प्लस, अभी रहता माइनस, या सेकेंड वाला में रहता माइनस, फर्स्ट वाला में प्लस, तो तब सिर्फ ऐड कर लेते, कट जाता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, तो हमको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो लैंग्वेज में लिखेंगे कि एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, उसके बाद क्या करने पर, तो सब्ट्रैक्ट करने पर। करते हैं जरा, तो 8x में 2 से मल्टीप्लाई करना, पूरे इक्वेशन में करना होगा, सिर्फ y में ही नहीं होगा। इक्वेशन का रूल है कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं LHS RHS हर एक टर्म में करना पड़ता है, जितना नंबर से कीजिएगा। तो 8x मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये बन गया 16x प्लस 5y मल्टीप्लाइड बाई 2, ये बन गया 10y इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 18, 3x multiplied by 5 equals to 15x, 2y multiplied by 5 equals to 10y, 4 multiplied by 5 equals to 20। हम लोग करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट, तो अगर सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो साइन चेंज कीजिएगा ना, एक लाइन का गैप ले लिए हम ताकि साइन चेंज कर लें, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है सबका। तो अभी है 15x प्लस में 15x हो जाएगा माइनस में, माइनस लिख के हम ऐसे घेर देते हैं। दिस इज माय स्टाइल ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन, आप जैसा उचित देखें। 10y का भी साइन है प्लस में, इसको हम कर दिए माइनस में, इसे हाईलाइट करने के लिए बस हम घेर देते हैं साइन लिख करके। 20 का साइन है प्लस में, हम यहाँ पर कर दिए इसको भी माइनस में। तो 10y रहा ऊपर वाले इक्वेशन में प्लस में, और नीचे वाले इक्वेशन में प्लस नहीं रहा 10y, माइनस 10y हो गया। तो हो गया 10y प्लस और 10y माइनस कैंसल। 16x है प्लस में और 15x है माइनस में, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा बड़ा कौन, तो 16 वाला प्लस वाला, तो 16x में से 15x सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस में बच जाएगा x इक्वल्स टू, ये तो खत्म हो गया। प्लस में है 18 और माइनस में है 20, तो 18 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा -2, यानी कि जो x का वैल्यू आया वो आया माइनस में कितना, तो 2, यानी कि x का वैल्यू आ गया -2। अब बस आपको क्या करना है कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकंड में, जिसका डाटा आपको आसान लगता हो, उसमें से किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू -2 पुट कर देना है, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो लैंग्वेज में लिखेंगे कि ऑन पुटिंग, पुट करने पर, क्या पुट करने पर, तो द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड में पुट कर ले रहे हैं। सेकेंड का डाटा थोड़ा सा छोटा था इसलिए फर्स्ट वाला थोड़ा बड़ा डाटा था, सेकेंड वाला मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा। तो सेकेंड वाला इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, पहले उतार लेते हैं फिर से, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4,
अब हमको x के जगह कितना पुट कर देना है, तो -2, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स के जगह -2 प्लस 2y इक्वल्स टू 4, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 ही हो गया -6 प्लस 2y इक्वल्स टू 4, यानी कि इधर है -6, उधर जाएगा तो +6, तो 4 + 6 हो जाएगा 10, तो 2y का वैल्यू आ गया 10। 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 बार, यानी कि y का वैल्यू मिला 5। हेंस में अगर हम आए तो हेंस में कह सकते हैं फाइनल आंसर कि x का वैल्यू आया -2 और y का वैल्यू आ गया 5, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड।